शामदीद कहते हैं नाज़रीन, आपको मैं असदुल्ला खान हूँ, मेरे साथ सादिया अफजाल मौजूद हैं। पंजाब असम्बली का इजलास 3 घंटे की ताखीर से शुरू हो चुका है। अब एक नमाज का वक्फा है, उसके बाद फिर घंटियां बजाई जाएंगी। प्रोसीजर बताया जा चुका है। एक तरह से जो इंतखाब का अमल है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इस सारी कहानी में एक ट्विस्ट आया है कुछ देर पहले, और वो ट्विस्ट जो है वो चौधरी शुजात साहब के मुबैना खत के हवाले से। और अगर खत की बाकायदा तौर पर अभी तक तस्दीक नहीं भी हुई है, लेकिन इस बयान की तस्दीक जरूर हो गई है कि उन्होंने पार्टी को पॉलिसी दे दी है कि वो काफ लीग के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यानी चौधरी परवेज इलाही को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद जो सूरत हाल है वो दिलचस्प हो गई है। और अब क्या आप यकीन से सादिया कह सकती हैं कि वज़ीर आला परवेज इलाही होंगे 186 होने के बावजूद? बड़ा अच्छा आपने वर्ड इस्तेमाल किया, ट्विस्ट आया है। पूरा दिन एक सस्पेंस था, और फिर स्पेशली जब 4 बजे का टाइम रखा गया था इजलास के शुरू होने का, तो जब ताखीर हो रही थी, डिप्टी स्पीकर जो है वो नहीं आ रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इत्तेहादियों के अराकीन हॉल में मौजूद थे, लेकिन हर कोई ये कह रहा था कि आखिर क्या वजह है। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लॉयर से बात कर ली। उन्होंने कहा तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो तैयार करें, पिटीशन लेकर जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में चले जाएंगे। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया, क्योंकि अब भी इजलास शुरू ना होना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। लेकिन ये जो सस्पेंस है, अब ऐसे लग रहा है कि समझ में आ रही है। जरदारी साहब भी तो दोबारा चौधरी शुजात साहब के पास बिल्कुल, ये देखें, ये उस वक्त थोड़ा शक होना शुरू हो गया था जब पहले पता चला कि शुजात साहब जो है घर पे मौजूद है। मोनस इलाही जो है वो पंजाब असेंबली से निकले और शुजात साहब के पास चले गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद खबर ये आई कि परवेज इलाही साहब भी निकल के शुजात साहब के घर चले गए, क्योंकि उनको ये खबर आई है कि जरदारी साहब ऑलरेडी वहां जा रहे। सो अब जरदारी साहब ने या पीडीएम की जमातों की तरफ से जो गेम डाली है वो तो हमारे सामने आ रही है। लेकिन मुझे ये, हम जब पहले भी नो कॉन्फिडेंस के टाइम पे वजीर आजम के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस वोट था, उस वक्त भी ये बात करते थे कि ये वो खानदान है जिसमें कभी इस किस्म के डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिले थे। लेकिन मुझे याद आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक कॉल है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये उन पतंगों की तरह है जो आपस में एक दूसरे को काटती रहती हैं। सो आज इस खानदान की सियासत जो है ना वो यहाँ आके खड़ी हो गई है। ये तो मुस्तकबिल तय करेगा, या मुस्तकबिल में पता चलेगा कि ये डिफरेंसेस हैं भी या नहीं है। तो आपको लगता है कि ये ऊपर से दिखाने के लिए डिफरेंस क्या कहा जा सकता है? ये तो खबर होती है हमारे सीनियर्स के पास जो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में। मोहित पीरजादा साहब हैं, बहुत शुक्रिया मोहित पीरजादा साहब। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं। तो हारून साहब, कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? भाई सादा सी बात है, जरदारी साहब को सरपरस्ती हासिल है पाकिस्तान में भी और अमेरिका की भी, और अमेरिका के अलावा भी कुछ लोगों की। तो लेकिन ये अगर वो हमजा को इलेक्ट करा देते हैं तो वो हुकूमत चला तो नहीं सकते। तो आज रात को ही लोग सड़कों पे होंगे और ये हंगामा इतना ज़्यादा होगा। इकानमी पहले मेल्ट डाउन हो रही है और तेज़ी से होने लगेगी। और जो लोग ये फैसला कर रहे हैं वो अब एक तरह से खुदकुशी कर रहे हैं और मुल्क को भी तबाही की तरफ धकेल रहे हैं, खुद अपने आप को भी बर्बाद करने के दर पे हैं। लोग इसकी इजाज़त थोड़ी देंगे। कहाँ 46% वोट, जबकि 6% वोट हल्कों से निकाल दिए गए थे। 40 लाख जो है वो फौत ही हो गए थे। तो इसके बावजूद वो भी कोई 3-4% तो कम अज़ कम बनते ही हैं। तो कोई 10% और तमाम चौधरी खरीद लिए गए थे। इसके बावजूद 46% और 38% का फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क है। और मैंडेट तो पंजाब ने दिया है जिस पार्टी को, उसकी हुकूमत होनी चाहिए। तो ये अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो अगले दिन बहुत शदीद हंगामे हो सकते हैं और सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। जी सही है। ये बात तो हारून साहब की ठीक है कि एक तरीके से आप जो भी सूरत हाल देख रहे हैं अभी वो एनआरकी की तरफ ही जा रही है। वो कोई मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने नहीं जा रही है। डॉक्टर साहब, ये जब सुबह खबर आई थी कि जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी चले गए, आईजी पंजाब ने इनकार कर दिया काम करने से, तो यही लग रहा था कि ऑब्वियसली उनको भी नजर आने लग गया है कि अब हम जो है वो नई हुकूमत के अंडर काम नहीं कर पाएंगे, नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इसको एक तरीके से इमरान खान साहब की या उनके इत्तेहादियों की जीत का तस्वुर किया जा रहा था। तो आप ये सोच रहे थे, आपके वहमो गुमान में था कि ये बिल्कुल ही 11th आवर पे ऐसे गेम उल्टी हो जाएगी? सादिया, मुझे ये नहीं पता था कि खत के जरिए उल्टी होगी, लेकिन 2-3 दिन से मैं सुन रहा था कि नून ने एक प्लान तैयार किया हुआ है। अजहर सदीक साहब के साथ मेरी डिस्कशन हुई, मैंने उस पर वीलॉग भी किया था। उनका कहना यह था कि एक पोजीशन जो यहाँ पर दोस्त मोहम्मद नज़ारी लेंगे, जो उनको कन्वे किया गया था किसी से, कि वो वोट काउंट नहीं होने देंगे। उस वक्त उनका ये ख्याल था कि जो 25 लोग री इलेक्ट होकर आए हैं
और दोस्त वज़ारी जो हैं वहाँ पे ये लीगल पोजीशन ले लेंगे कि ये एक सेशन जो हुआ है ये 40th सेशन ऑफ द पंजाब असेंबली की कंटिन्यूशन है, ये उसकी रिजम्पशन है, ये एक सेकंड रीरन पोल है और सेकंड पोल है, और इसमें जो लोग दोबारा इलेक्ट होके आए हैं, जिसमें 5 नॉमिनेट होके आए हैं जो रिज़र्व सीट्स के हैं, जो 20 लोग इलेक्ट होके आए इनको निकाल दिया जाए, और उस सूरत में भी हमज़ा की अक्सरियत होगी, बिकॉज हमज़ा के पास जो है वो 174-75 होंगे और पीटीआई और पीएमएलक्यू के पास जो है वो 167 होंगे, 168 होंगे। वो चीज़ तो नहीं हुई। उसके बाद ये लेटर वाली बात है। अब लेटर पे सारी बात, अभी जैसे मैं आपको सुन रहा था, आप भी कह रही थी कि भाई एक जरदारी सब पे भारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को इस मुल्क में मुसलसल बेवकूफ़ बनाते चले आए हैं और उसी बेवकूफ़ियों की जो है हमें बहुत कीमत देनी पड़ रही है। हमारे माँ बाप भी अपने आप को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, मीडिया भी अपने आप को बेवकूफ़ बनाता रहा है। ये ज़ाहिर है आसिफ अली जरदारी की ताकत नहीं है जो चौधरी शुजात के ऊपर एक्सरसाइज हुई है, ये तो कोई और ही किस्म की ताकत है जो एक्सरसाइज हुई है, जो पूरे निज़ाम को एक डायरेक्शन में ले जाना चाह रही है। लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ है जो हुआ है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा हो गया है। अब वाला पूछें क्यों अच्छा हो गया? अच्छा इसलिए हो गया कि जिस झूठ और मुनाफिकत के ऊपर ये रियासत जो है चलाई की गई है और खड़ी की गई है पिछले 70 साल से, वो हर आने वाले दिन में उससे बड़ी बड़ी गलतियां और ब्लंडर किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में वो जो गंद है, वो जो मुनाफिकत है, वो जो जुर्म है, वो जो मुजरमाना टोला है, वो जो अशराफिया की साजिश है पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, वो एक्सपोज होती चली जा रही है। एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी कम से कम 23 करोड़ है और जिसमें 65% लोगों की आबादी आज जो परसेंटेज है वो 35% से कम है, 65% की, उसमें ये जो सारे डिसीजन मेकर हैं जिनकी उम्र 60 साल की है, जो 55 साल के हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको दिल गुर्दे का मसला है, उनका बड़ा बुरा हशर होने वाला है। बिकॉज अल्टीमेटली जो नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है, जिसके पास जॉब नहीं है, जिसने इन 17 जुलाई को जिन लोगों ने अपना हक इस्तेमाल किया है, बावजूद उसके कि 4 मिलियन लोगों को मार दिया गया इंतजामी एक ढांचे के थ्रू, तो लोगों ने अपना वोट डाला है और लोगों ने पंजाब के लोगों के वोट को इस वक्त चीट किया जा रहा है। जब लोगों ने वोट डाला तो उनको पता था कि परवेज़ इलाही जो है, हालांकि परवेज़ इलाही की कोई बहुत तारीफ नहीं करता, लेकिन परवेज़ इलाही नॉमिनेटेड थे एज चीफ मिनिस्टर। इससे पहले इलेक्शन का एक हो चुका है 16 को, उसमें भी वही नॉमिनेट थे। तो अब उस एन वक्त पे चौधरी, ये तो सिर्फ एक टेक्निकल इशू है ना, जिसमें एक अदालत अगर ये फैसला कर दे कि मैं आदमी नहीं हूं, मैं औरत हूं, मैं औरत नहीं हूं, मैं 5 साल का हूं, क्या उससे मेरी हकीकत तब्दील हो जाएगी? क्या मेरी उम्र 10 साल हो जाएगी? मैं किसी अदालत का अगर एक वर्डिक्ट हासिल कर लूं और उसमें ये लिखवा दूं कि मेरी उम्र 21 बरस है, तो क्या मैं 21 बरस का हो जाऊंगा? तो पाकिस्तान का जो सारा का सारा निजाम है वो इसी चीज पे है, जिसमें मैं औरत भी बन सकता हूं, मैं 21 बरस का भी बन सकता हूं। वोट को इज्जत दो का नैरेटिव था, उसके अगेंस्ट ही जा रहे हैं ना। ये सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अवाम ने जो फैसला सुनाया, पाकिस्तान की हर चीज के हम अब अगेंस्ट जा रहे हैं। हम इस वक्त दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम एक जोक हैं। हम पाकिस्तान की हर एस्टेब्लिश चीज के खिलाफ जा रहे हैं। हमारी सारी हिस्ट्री रिविजिट हो रही है और जो लोग ये गलती पे गलती, ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहे हैं अपने नैरो जाती खुदगर्जाना मकासद की खातर, उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि उनका इंजाम और हशर होने क्या वाला है अगले चंद महीनों के अंदर अंदर। लेकिन आज वो मैं देख रही थी अभी थोड़ी देर पहले जो मरियम नवाज का ट्वीट आया था, उसमें वो गालिबन 9 अप्रैल को जो कुछ हुआ था उसकी तरफ इशारा कर रही थी कि भाई रूल्स तुमने सेट किए थे, तो अब वही हम खेल रहे हैं, उन्हीं को लेकर चल रहे हैं। वो जो 12 बजे तक इजलास को आई थिंक टूल दी गई थी। जी बिल्कुल सही है। अच्छा इरशाद साहब, एक चीज जो अभी डिस्कस हुई है कि स्पीकर के पास एक हमें लगता ही था, या आज़ाद सिद्दीक साहब का हवाला दे रहे थे कि वो नए मुंतखब होने वाले लोगों को काउंट नहीं करेंगे, तो वो तो मेरा ख्याल है न्यू टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि अदालत के अंदर खड़े होकर खुद हमजा शहबाज ने कहा था कि 17 के बाद करा लें, यानी जब हमारे पास एक फ्रेश जो है वो हमारा नंबर होगा। और उस वक्त अदालत ने पूछा भी था सुप्रीम कोर्ट ने कि अच्छा नोटिफिकेशन पे कितने दिन में हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि जी 2-3 दिन लग जाते हैं नोटिफिकेशन होने में। तो फिर कंसेंसस डेवलप हुआ कि फिर इसका मतलब 22 को करा लिया जाए, तो वो तो एक चीज सेटल्ड थी। मैं सवाल में आपसे ये करना चाहता हूं, अगर आप इसका क्योंकि कंफ्यूजन ये है कि जो पार्लिमानी लीडर है असेंबली के अंदर, उसकी पॉलिसी को तकनीकी तौर पर माना जाता है या जो पार्टी का सदर है उसकी पॉलिसी को माना जाता है? क्योंकि परवेज इलाही पार्लिमानी लीडर हैं और चौधरी शुजात जो है वो पार्टी के सदर हैं, तो किसके की पॉलिसी को मानने के जो अरकान हैं वो पाबंद होंगे असेंबली के? एक तो सादिया साहिबा ने जो बात की है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हवाला दिया कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, उसमें इजाफा ये कर लें जो बाद में किया है बाज़ लोगों ने, वो ये है कि सियासतदानों की आंख में शर्म भी नहीं होती। ये आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा। और दूसरा ये है कि पीरजादा साहब कह रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो।
जब नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज़्ज़त दो तो उसमें ये नहीं कहा था कि मुस्लिम लीग काफ के वोट को भी इज़्ज़त दो या पीपल्स पार्टी के वोट को इज़्ज़त दो, मुस्लिम लीग बस नून सिर्फ के वोट हमारे को वोट इज़्ज़त को दो, तो मुस्लिम लीग के नून के वोट को इज़्ज़त मिल रहा है। अच्छा, आइन में जो लिखा हुआ है ना 63(1) जो है उसमें पार्टी हेड का लफ्ज़ है, पार्लिमानी लीडर का लफ्ज़ नहीं है, तो इसलिए वो हेड की ही डायरेक्शन चलती है, उसमें पार्लिमान लीडर की शुजात डायरेक्शन नहीं साहब चलती। फिर तो। जी हाँ, वो शुजात साहब हैं, इसीलिए वो पढ़ के सारा ख़त अगर तैयार कराया गया है, अगर ऐसा कोई ख़त है तो वो बाकायदा कानून के मुताबिक किया गया। असल में देखें, जो पीरजादा साहब बात कर रहे हैं और हारून रशीद साहब, मैं उनकी तायद करते हुए ये कहूँगा, देखें प्रॉब्लम ये है कि हमने 1971 में ये किया, रेवड़ियाँ बांटी, सीटें बांटी, उसका रिज़ल्ट जो आया वो सबके सामने है कि हमने आधा मुल्क गंवा दिया। लेकिन उसके बाद हमने सबक क्या सीखा? कोई सबक नहीं सीखा। अगर हम आधा मुल्क गंवा के सबक सीखे होते तो फिर हम तवक्को कर सकते थे कि 25 जुलाई के जो रिज़ल्ट हैं 17 जुलाई के, उनकी भी हम कोई अहमियत तस्लीम करते या कहते कि जी ठीक है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही है, मैं इब्तदा में जब ट्रांसमिशन शुरू हुई थी दिन को तो वहाँ कहा था कि हमारा जो आइन है ना वो एक गोरख धंधा है, और उसमें आप देखिए कि दुनिया भर में जहाँ पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ जो पार्टी जीतती है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, उसको प्रेसिडेंट या मलका दावत देते हैं कि आप बनाएं, हुकूमत बनाएं, और अगर वो हुकूमत ना बना सके तो फिर उसकी इजाज़त से सेकंड पार्टी को इजाज़त मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ जब आइन बनाया गया तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो जो बनाने वाले थे वो बदनीयत लोग थे, लेकिन ये शिक रखी गई कि इलेक्शन होगा। भाई, एक पार्टी को मैंडेट मिल चुका है, उसकी अक्सरियत है, और आपको याद होगा कि इंडिया में एक सूबाई इलेक्शन हो रहे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने लूज़ किया था इलेक्शन। वाजपेयी साहब पार्लियामेंट में बैठे थे, पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था, उनको ख़बर मिली अभी रिज़ल्ट मुकम्मल नहीं हुए थे कि हम लूज़ कर चुके हैं। वो वहाँ से उठे, वो प्रेसिडेंट हाउस गए और उन्होंने जाके प्रेसिडेंट से कहा कि जी मेरा इस्तीफ़ा ले लें क्योंकि मेरी पार्टी हार रही है। अभी रिज़ल्ट बाकायदा सरकारी तौर पर ना अनाउंस हुए थे, ना नोटिफिकेशन आया था। ये होती है पार्लिमानी जमहूरियत। हमारे यहाँ एक, अगर मिसाल के तौर पर, ये तो 10 वोटों का मसला है काफ लीग का, आपका क्या ख्याल है कि अगर इमरान खान की यहाँ 2/3 मेजॉरिटी होती तो तब भी इमरान खान की मर्ज़ी से या अवाम की मर्ज़ी से हुकूमत बननी थी? नहीं, ये हमारी माजी ये है। अगर उससे हम तो यानी ये जो जमहूरियत के नारे लगाए जाते हैं, ये जो जमहूरियत के लिबादे उड़े जाते हैं, ये सब फेक है ना, कि अगर मुझे सूट कर रहा है तो मैं बहुत जमहूरी हो गई हूँ, आपको अगर सूट कर रहा है तो वो जमहूरियत नहीं है, वो पता नहीं क्या है। जब परवेज मुशर्रफ ये कहते हैं कि ये शैम डेमोक्रेसी है, या बाद लोग कहते हैं ये शैम डेमोक्रेसी है, तो हमें बुरा लगता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि क्या तमाशा बना हुआ है कि फ्रेश मैंडेट सामने आ गया है कि पंजाब के लोग क्या चाहते हैं, लेकिन आज हम टेक्निकल बुनियादों पर उसको ख़त्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। डॉक्टर दानिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपकी इस पर क्या राय है कि फ्रेश जो 17 तारीख का इलेक्शन हुआ था वो कैंपेन भी इसी नुक्ते पर हुई थी कि ये वज़ीर आला के इंतखाब के लिए आपने वोट देना है, कि आप किस पार्टी का वज़ीर आला चाहते हैं? और उसमें अभी इरशाद साहब का नुक्ता यह है कि लोगों ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला चाहते हैं, लेकिन अब उसका एहतराम नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मैं चले चलता हूं 2018 के इलेक्शन से। कितने डेमोक्रेटिक हम हैं उसको इस बात से अंदाजा कीजिए कि 2018 के इलेक्शन में, हालांकि उस इलेक्शन के ऊपर रिग इलेक्शन का अपोजिशन ने स्टैंड लिया था और कहा था कि ये रिग हुआ है, और बहुत सारी चीजें सामने भी आई जिसमें बहुत बड़ी तादाद में आपके आरटीएस जो है वो बैन भी कर दिया गया था, रातों रात जो है वो रिजल्ट भी चेंज हुए। इसके बावजूद पंजाब के अंदर पीएमएलएन ने 131 सीट ली थी और पीटीआई ने 123 सीट। तो सवाल ये है कि अगर मैंडेट देना है किसी का, अगर अक्सरियत देनी है तो उसी वक्त दे देते। फिर जो तोड़ हुआ, फिर पूरी दुनिया ने देखा, तैयारे चले, और खुद आज वीडियो आ रही है जनाब आपके जहांगीर तरीन की कि मैंने जी जहाज चलाया और लोगों को पकड़ा और किस किस तरीके से लेके आए, जोड़ तोड़ हुआ और कैसे तोड़ा और जोड़ा गया, वो नजर नहीं आता आपको। अच्छा जी, चलते हैं जरा सेनेट के इलेक्शन पे। जनाब 65
अक्सरियत है अपोजिशन की, 35 आपकी हुकूमत की है। हाथ खड़ा करते हैं 65 होती है, 35 जो है वो अपोजिशन की होती है। खड़ा करके सिर्फ 3-4 मिनट के वक्फे के बाद जब वो आप नहीं तो डॉक्टर साहब, आप अगर वो गलत हुआ था तो क्या आज भी गलत होना चाहिए? दो गलत जो है वो किसी एक को जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं 65 की और 35 की जंग भी आपके सामने ले आया। उसके बाद एक यूसुफ रजा गिलानी वाला सिलसिला आया कि जी 7 वोट जो है वो आपके उस वक्त के रजिस्ट्रार जो बने थे मेंबर आपके, उन्होंने उनको काउंट ही नहीं किया। सिर्फ ये कि जी साइन इधर था साइन उधर था, जबकि इसके ऊपर कोई लीगल बाउंडिंग नहीं थी, कर दिया गया। तो ये सब चीजों के बाद अब हम आते हैं कि ये 20 का इलेक्शन 2000 ये जो आपका इलेक्शन है जो कि 20 ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, इस 20 ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर आप जरा उसका तजिया करें कि पंजाब के अंदर 371 सीट में से 297 सीट जो है वो जनरल इलेक्शन की है, 66 जो है वो आपके रिजर्व है और 6 या 8 अकलियत की है। तो 297 में से अगर 20 ज़िमनी सीट, जिसमें से तकरीबन 9 सीट पीटीआई ने जीती थी और 11 सीट जो है वो आज़ाद उम्मीदवार थी, और वोटों का अगर तनासुब भी देखें तो उसमें पीएमएलएन जो है वो तीसरे चौथे नंबर पे आ रही थी, जहां अगर पीटीआई के 40,000 वोट थे और आज़ाद उम्मीदवार के 47,000 थे, तो वहां पर पीएमएलएन के 9,000 वोट थे। तो गोया ये इलाका तो पीएमएलएन का था ही नहीं। फिर जब हमने अभी फॉफिन की रिपोर्ट देखी तो उस रिपोर्ट में ये आया कि 15% वोट पीएमएलएन ने इंक्रीज किया उस जगह पर जहां उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, जहां उसका वोट बैंक नहीं था। 15% इजाफा किया है, 15% वोट उन्होंने भी इजाफा किया आपके पीटीआई ने, जहां उनका जबरदस्त वोट था। और देखिए 11 जो आजाद उम्मीदवार थे वो पीटीआई में चले गए थे, तो गोया वो एक लिहाज से 20 की सीट थी पीटीआई की। तो 20 पीटीआई की सीट से 5 सीट अगर पीएमएलएन ने वहां से उठा ली, तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि पीएमएलएन ने वहां पे बड़ी कामयाबी हासिल की। तो गोया ये बात कहना कि जनाब ये 20 ज़िमनी जो वहाँ के इलेक्शन हैं वो पूरी पंजाब की डायरेक्शन है, तो 277 और 218 पे जो, और अगर इसको भी आगे ले लें कि एक इलेक्शन हुआ था जब पीटीआई की हुकूमत थी, तो 13 नेशनल सीट में से 11 नेशनल की सीट ज़िमनी की। आप यानी ये जो हुआ है अभी, जो 20 नशिस्तों की हम बात कर रहे हैं कि उसके बाद अवाम का आप इसको नहीं समझते उस तरीके से, आपने खुद ही तादाद गिनवा दी, आप कहते हैं ये सिर्फ 20 सीटें, इसको अवाम का जो मैंडेट है उसका एहतराम तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बट मैं एक खबर क्योंकि शेयर करना चाह रही थी, अभी पता चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने तमाम कारकुनों को पंजाब असम्बली पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। तो इसका मतलब यही है कि जो हम सुबह से देख रहे थे और सबसे ज्यादा खदशा भी यही था, जिसका डर था लोगों को, वो यही था कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इनिशियली हुआ बाहर के दरवाजे पे पंजाब असम्बली के, लेकिन अब आपको लगता है कि ये मामलात बिगड़ सकते हैं? जी हाँ, वो मेरा ख्याल पीटीआई यही एंटिसिपेट कर रही है कि क्या होने जा रहा है। और मेरा ख्याल जो अभी हारून साहब कह रहे थे कि एहतजाज शुरू हो जाएगा, तो शायद उसी की तैयारी, उसका पहला मरहला जो है वो शुरू करने का किया गया है। हारून साहब, एक आर्गूमेंट बहुत सारे लोगों ने दिया है, अभी डॉक्टर दानिश साहब ने भी यही कहा, और ये एक आर्गूमेंट मौजूद है कि नून लीग ने तो गेन किया है, 5 सीटें हासिल की 20 में से। पहले उनके पास 20 ही नहीं थी, अब 5 हैं, तो उनका तो फायदा हुआ। लेकिन दूसरा आर्गूमेंट दिया जाता है कि एक नए माहौल में हुआ है आप आज की, और 2018 की सूरत बिल्कुल। अगर आप चाहें, आप इस आर्गूमेंट को कैसे देखते हैं? अगर आप चाहें तो मैं ये अभी साबित कर सकता हूं कि कौवा सफेद रंग का होता है। इतने मैं दलाइल दूंगा कि अगर मेरी तायीद नहीं करेंगे तो कम अज कम जिच होके खामोश जरूर हो जाएंगे इरशाद आरिफ साहब भी और डॉक्टर साहब भी। वैसे हारून साहब एक हकीकत है, बीच में मत बोलो, कता कलामी माफ। नॉर्वे में ओस्लो में मैंने सफेद रंग के कौवे अपनी आंखों से देखे हैं, तो इसलिए ये ना कहें कि ब्लैक स्वान भी है ना, ब्लैक स्वान इवेंट भी होता है। आज ये सफेद रंग के कौवे हैं, ब्लैक स्वान इवेंट भी है, गुजारे ये है, देखिए ना निकला है ना सफेद रंग के कौवे। अच्छा, गुजारे ये है कि भाई किसी ने सेनेट में हुआ या किसी और जगह हुआ, हम में से किसी ने उसकी तायद नहीं की कतई। और हम एक उसूली बात कर रहे हैं, सवाल ये नहीं है इसका फायदा पीटीआई को पहुंचता है या नून लीग को पहुंचता है या फलां को पहुंचता है। अव्वल तो ये है जैली जमहूरियत, ये बंदोबस्ती जमहूरियत है ज़िया-उल-हक के दौर से अभी तक।
जिसकी इस्टेब्लिशमेंट सरपरस्ती करेगी वो जीत जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो वो कंप्रोमाइज़ कर लेंगे वक्ती तौर पे, फिर मुसल्लत कर देंगे उसको। ये कोई जमहूरियत नहीं है। अगर जमहूरियत चाहिए हो, ब्रिटिश उसकी मॉडल की पैरवी करना ज़रूरी नहीं है। ये मजबूर लोगों की सरजमीन है। एहसास कमतरी के मारे हुए इनसिक्योर खौफजदा लोग उठ के खड़े नहीं होते और ये नहीं कहते कि हमें बराह रास्त मुंतखब करने दो। ये कराची में क्यों नहीं बराह रास्त मुंतखब करने देते? बड़े बड़े शहरों में, सारी दुनिया में जमहूरी अदारे बल्दियाती अदारे हैं, डायरेक्ट जनाब वज़ीर आला मुंतखब हो या गवर्नर जो भी निज़ाम हो। ये हर माशरे की एक साख्त होती है, उसके मुताबिक उसका निज़ाम तश्कील दिया जाता है। मुफक्रीन कराम पैदा हो गए हैं, ना तारीख पढ़ी है ना पता है, इन्हें यही मालूम नहीं। मैंने अभी आपसे कह दिया था कि लोग उठ खड़े होंगे। पब्लिक सेंटिमेंट की एक ताकत होती है, उसको नज़रअंदाज करके आप मुल्क चलाना चाहते हैं। कोई मजाक है यार? हमें बर्दा फरोशी के किसी बाजार से खरीदा है 22 करोड़ आदमियों को? हम जिंदा लोग हैं और ऐसे लोग हम पे मुसल्लत कर दिए जो इतनी भी इकानमी की सूझबूझ नहीं रखते जितनी हमारे जैसे मामूली तालिब इल्म रखते हैं, जिन्हें सियासत का इतना भी फहम नहीं है, हरकियात का, जितना हम जैसे मामूली लोगों को है, जिन पर जिम्मेदारी नहीं है, जिन्हें सिर्फ बात करना होती है। ये कोई मजाक है यार मुल्क पे? और अमेरिका से हुक्म आएगा और उसकी पैरवी की जाएगी? कोई तमाशा है यार? एक ऐसा मुल्क जिसकी ज़मीन जरखेज़ है, जो दुनिया की ज़हीन तरीन अक़वाम में से एक कौम है। महातिर कहते थे इमरान खान से कि 6 महीने में पाकिस्तानी सीख जाता है जो मलेशियन 1 साल में सीखता है। ये बाहर जाते हैं, अच्छे भले लोग हैं, ये हर प्रोफेशन में कामयाब रहते हैं बाई एंड लार्ज, यानी ओवरऑल। ये पायलट दुनिया के सबसे अच्छे हैं, दुनिया के सबसे अच्छे साइंसदान इन्होंने पैदा किए। हुक्मरान हमारे नसीब में हमजा लिखा हुआ। क्यों? हम कोई खरीदे हुए लोग हैं, कोई गुलाम हैं? अगर किसी का ये ख्याल है तो वो आजमा के देख ले, और मार डालना चाहते हो मार डालें, जेल में भेजना चाहते हो जेल में भेज दें। ये हो ही नहीं सकता। पता नहीं किस ख्वाब ख्याल की जन्नत में रहते हैं ये अपना अच्छे भले पढ़े लिखे लोग। इनको समझ नहीं आती ये नहीं एक पूरी कौम का अगवा किया जा सकता है। मजाक है ये? 15वीं सदी है, हम रेड इंडियंस हैं, मार डालेंगे हमें? कोई तमाशा है? ये तमाशा भी आप देखें 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अव्वल तो ये रात में ही ख़त्म हो जाएगा, हो ही नहीं सकता ये। जी असदुल्ला खान साहब। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक आपने बात जिस तरीके से की है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहता है डॉक्टर साहब। लेकिन बात वही है ना कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती मुझे हासिल हो तो मैं कहूं इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है, हक के साथ खड़ी हुई है। आपको सरपरस्ती हासिल हो जाए इस्टेब्लिशमेंट की तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बातिल का साथ दे रही है। फिर आप चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो माइनस भी हो जाए, फिर एक बयानिया भी आ जाता है कि मुजाहमत करो ताकि मुफाहमत हो जाए। तो ये भी तो चीज है ना, अगर उसको खत्म करना है, माइनस करना है, जिसके सब खिलाफ हैं, जब उनके अगेंस्ट ये चीज जाती है तो खत्म किसने करना है, कैसे करना है? सादिया, गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तान के दिलो दिमाग में और लोगों के सोचने के अंदाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। और जो अभी इन्होंने चीज़ की है, जो पंजाब असम्बली में करने की कोशिश कर रहे हैं इस ख़त के ज़रिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कहता हूँ, ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जो इमरान खान की हुकूमत को गिराया वो भी बड़ा अच्छा किया। जो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुली और फैसले किए वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। जो 2018 के इंतखाबात थे वो इमरान खान ने तो इंटरिम सेटअप बनाया नहीं था, ना इमरान खान और उसकी जमात ने वो इलेक्शन करवाए थे। अब जब कहते हैं कि वो इलेक्शन किस तरह से करवाए गए थे, बिल्कुल सही है। वो इलेक्शन जहांगीर खान तरीन साहब ने इलेक्शन से पहले जो अलायंसेस बनाए और इलेक्शन के बाद उन्होंने जो अलायंसेस बनाए, अब वो जहांगीर खान तरीन साहब ने बाद में क्या हुआ, किन बुनियादों पे वो अलग हो गए इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से, वो भी सबको पता है। चौधरी शुजात साहब जो हैं उन पे किस किस्म का दबाव होगा, उन्होंने फैसला क्यों किया, आसिफ अली जरदारी साहब को किसने भेजा उनके पास, ये भी लोगों को नज़र आ रहा है। अगर वो टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पे कहा नहीं जा सकता, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को नज़र नहीं आ रहा। मुल्क का साइज़ एक्चुअली बहुत बड़ा है, मुल्क को बेवकूफ़ बनाया गया है। 1977 के मार्शल के बाद पाकिस्तान में कभी जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं आई। यहाँ कंट्रोल सेटअप लाया गया। 1985 में इस कौम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा जुर्म किया गया, जब यहाँ पर आइडियोलॉजिकल और नज़रियाती बुनियादों पर खड़ी सियासी जमातों को तबाह करने के लिए, जो इससे पहले लेफ़्ट और राइट जमातें थीं, उनको करप्ट किया गया। जब शख्सी बुनियादों के ऊपर 1985 के इंतखाबात कराए गए, जब लोग ऐसे इलेक्ट होने लगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने ख़ानदान और अपने पैसे के लिए इलेक्ट होते थे, तो उनके नज़दीक कोई नज़रिया नहीं था, कोई थिंकिंग नहीं थी। सो पाकिस्तान की सियासत की जो नज़रियाती असास थी, उसको कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मकासद की खातर खड़ा करके अपने खुदाम
और अपने मुलाजिम उन्होंने क्रिएट कर लिए। वो जो गन था जो 1977 में शुरू हुआ, उस बात को अब 50 बरस हो चुके हैं। 50 बरस के बाद वो जो गंद, वो जो मेकअप था, वो जो सारा पेंट था, वो वार्निश था, एक ऐसी बारिश हुई है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है खुदाए जुल जलाल का, एक ऐसी बारिश हुई है एसिड की, जिसके नतीजे में वो जो खूबसूरत 80 साल की औरत बनी हुई थी, वो अपने आप को 21 साल का बना के प्रेजेंट करती थी, उसका सारा पेंट, वार्निश और कलर जो है वो उतर गया है। उसने प्लास्टिक सर्जरी के जो टांके अपने चेहरे पे लगवाए हुए थे, वो सारे बदनुमा होके, सारे खुल के लोगों को नजर आने लग गए हैं। और मैंने फिर ये कहा है कि ये बेवकूफ़ से बेवकूफ़ियाँ करते चले जा रहे हैं। ये जितनी बेवकूफ़ियाँ करेंगे वो उतना ज़्यादा उसमें एक्सपोज होंगे। आरटीएस किसने बंद किया? आरटीएस को कौन बंद कर सकता था? आरटीएस अगर बंद होने से पीपल्स पार्टी ने भी शोर मचाया आरटीएस बंद होने में, लेकिन 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की सीटें 2013 के मुकाबले में 2-3 बढ़ गई थी। इसका मतलब है वो तो है ही नहीं इस पूरी इक्वेशन के अंदर। फिर पीएमएलएन की रात के 11 बजे के टेलीविजन चैनल्स की ब्रॉडकास्ट कोई निकाल ले, 11-12 बजे के दरमियान जब आरटीएस बंद हुआ, तो कितनी सीटें उसमें से पीएमएलएन जीत रही थी, कितनी तहरीक इंसाफ जीत रही थी। जब आरटीएस के बाद रिजल्ट आया सुबह 11 बजे, तो उसमें से कितनी सीटें पीएमएलएन जीत चुकी थी, कितनी सीटें पीटीआई जीत चुकी थी। फिर अगर आरटीएस बंद होने से पीएमएलएन को नुकसान हुआ, तो उसमें से कितनी सीटें हैं जिसमें वो अपने यही मैं कह रही हूँ डॉक्टर साहब कि अगर वो आरटीएस बंद हो जाने से मेरा फायदा हो रहा है तो वो ठीक है, मैं उस पर बात नहीं करूंगी। अगर पता भी होगा किसने करवाया, मैं जो चीज कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि फायदा हुआ नहीं मेरा, फायदा पहुंच रहा है तो मैं कहूंगी कि हाँ ये गलत हो गया। यही कह रहा हूं सादिया कि फायदा हुआ नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि उसके जिसका बाद फायदा हुआ उन्होंने नैरेटिव बनाते हैं नहीं, कि वो कौन आदमी औरत है। मैं यही तो आपको बात कह रहा हूं कि फायदा किसी और को हुआ, इल्जाम किसी और पे लगा दिया। जी हाँ ऐसा होता है। मैं यही कह रहा हूं कि जो निजाम बनाने वाले हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज अब मैं वापस आता हूं पंजाब असेंबली के इजलास वाले मामले पे। इसमें इरशाद साहब ये कहिए कि क्या आज से परवेज इलाही साहब को, चौधरी शुजात साहब को बिल्कुल अलग अलग तस्वुर किया जाए? बिल्कुल, ये तो एक मंतकी नतीजा है। अगर ये ख़त जारी हुआ है और उसके बाद परवेज़ इलाही का रास्ता रोका गया है, चौधरी शुजात साहब की तरफ से रोका जाता है और बाकी वो रह जाते हैं, तो फिर इसका मतलब तो यही होगा कि चौधरी शुजात साहब ने उसमें कोई परवेज़ इलाही नून लीग का कमाल नहीं है, उसमें जरदारी साहब का कमाल नहीं है। चौधरी शुजात साहब ने किसके दबाव पर, किसके कहने पर, किसकी फरमाइश पर रास्ता रोका है, तो ज़िम्मेदार तो चौधरी शुजात साहब होंगे। यानी चौधरी शुजात साहब की ख्वाहिश ये थी कि अगर वो नून लीग के वज़ीर आला बन सकते हैं तो बने, जिनके साथ उनके इख्तलाफात 22-23 साल से चले आ रहे थे, लेकिन इमरान खान के नहीं बन सकते जिनके कल तक वो इत्तेहादी थे और जिनके साथ वो 3.5 साल हुकूमत में शामिल रहे हैं। ठीक है, एक पहलू। लेकिन दूसरा पहलू, सॉरी इरशाद साहब आपको इंटरप्ट कर रही हूं मैं, एक फौरी तौर पे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो ट्रांसमिशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।